अंग्रेज़ी मुझे बहुत आसान लगती थी क्योंकि मैं अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में पढ़ी थी। पापा का बार बार ट्रांसफ़र हो जाता था तो हिंदी स्कूल उस ज़माने में अच्छे नहीं मिलते थे। 150 रुपये महीने की वाडिया कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती थी। उस ज़माने में 150 रुपये बहुत बड़ी चीज़ थे। पापा कलाकारों से बातें करते थे, चाहे वो मुक्तिबोध हो, चाहे जैनेंद्र कुमार हो, तो उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर सवाल उठते थे। मैं लिखना चाहती हूँ उसे अंग्रेज़ी में, लेकिन मेरी कलम हिंदी लिख रही है, लेकिन मेरा दिमाग अंग्रेज़ी में सोच रहा है। और मुझे कहीं हमेशा ये लगता है कि साहित्य से थोड़ी बहुत सौंदर्य की रक्षा होनी चाहिए। कहानी को उपन्यास का रूप देते हैं, वहाँ कहानीपन उसमें शिथिल हो जाता है और रिपोर्टिंग उसके अंदर बढ़ जाती है, और वो उपन्यास की भी हानि करती है और कहानी की भी हानि करती है। मुझे जीवन साथी रविंद्र कालिया जब मिले तो उन्होंने एक चुनौती की तरह मुझसे ये कहा कि आप सिर्फ कविता लिखती हैं क्या, आपने कभी कहानी नहीं लिखी? तो मेरी माँ जब थाली लेकर आरती का आ रही थी नीचे सीढ़ी से, तो रवि के चाचा ने रवि से कहा इससे तो इसकी माँ से शादी कर लेता। संजीवनी का जो कैरेक्टर था वो मैंने जहाँ तक पहुँचाया, वहाँ तक पहुँचा के फिर मैं बहुत डर गई। तो वहाँ मैंने देखा ग्रामीण अपनी जो गठरी लेकर आते हैं ना, वो गठरी में अचानक पुड़िया खोल के सुरती निकालते हैं, हथेली पे मसलते और खाते हैं। तो मैं सोचती थी देखो ये गांव जो है पुड़िया में बांट के लाया है कि मैं तुम्हें कैसे कोसूं, मैं तुम्हें कैसे पोसूं। तुमने तो सारे शब्दों का मलीदा बना दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। आज मेरे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार ममता कालिया। ममता कालिया पिछले 6 दशकों से साहित्य की दुनिया में सक्रिय हैं। कहानियाँ लिखी, कविताएं लिखी, उपन्यास लिखे, संस्मरण लिखे और हाल फिलहाल में एक नई किताब पर काम कर रही हैं। आज उनसे हम संगत में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है ममता जी। नमस्कार। मथुरा में आपकी पैदाइश हुई और घर में साहित्यिक माहौल था? जन्म के समय तो नहीं था, लेकिन जब पिता ने बागडोर संभाली परिवार की और अलग हटकर उन्होंने अपना जीवन रचा, तब साहित्यिक माहौल शुरू हो गया। क्योंकि वो पुस्तक प्रेमी थे और वो पसंद करते थे कि उनके आसपास किताबें हों और वो पढ़ें। वो खुद भी अंग्रेज़ी साहित्य के विद्यार्थी रहे, तो उन्होंने घर से बगावत करके और फिर आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी जब पैदाइश हुई है तब वो कॉमर्स कॉलेज में दिल्ली में, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इंग्लिश के लेक्चरर थे, और बाद में उन्होंने प्राइवेट कॉलेजों की नौकरी से घबराकर सरकारी नौकरी ले ली और आकाशवाणी में वो आ गए। तो मैंने अपने जीवन में जब होश संभाला तो मैंने किताबें देखी अपने घर में। इसीलिए आपके ऊपर अंग्रेजी पढ़ने का प्रभाव इसीलिए पड़ा? जी, ऐसा नहीं था। मुझे लगता है कि अंग्रेज़ी मुझे बहुत आसान लगती थी क्योंकि मैं अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में पढ़ी थी। पापा का बार बार ट्रांसफ़र हो जाता था तो हिंदी स्कूल उस ज़माने में अच्छे नहीं मिलते थे और हर शहर में नहीं मिलते थे। जैसे हम नागपुर गए, पुणे गए, बम्बई गए, अब इन जगहों में हिंदी स्कूल ढूंढना बड़ा कठिन काम था। उस समय की बात आप बता रही हैं जब अंग्रेज़ी का इतना प्रभुत्व तो नहीं था, हिंदी ज़्यादा? अंग्रेज़ी का प्रभुत्व ऐसा था कि शिक्षा की जगत में हिंदी ने बहुत धीरे धीरे बढ़त बनाई है। अच्छी किताबें नहीं मिलती थी, अच्छे टीचर नहीं होते थे, अगर होते थे उनका उच्चारण ठीक नहीं होता था। तो पापा ने ये कहा कि भाई हिंदी तो मैं घर में सिखा लूँगा जितनी भी सिखानी है, और सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी रहती थी मेरे पास, लेकिन माध्यम मेरा इंग्लिश था। और शुरू से घर में क्योंकि इंग्लिश की भी बहुत किताबें थी, तो इसलिए दोनों भाषाओं में पढ़ने के लिए ऐसा ही था बिल्कुल जैसे कि आप गोरा और काला 2 रंग देखते हैं जीवन में। अच्छा, फ्रेंच की तरफ फिर कैसे आप मुड़ी? वो इसलिए कि वो पढ़ना ज़रूरी था, कंपलसरी था। बम्बई जब हम पहुँचे तो पता चला कि 8th क्लास में फ्रेंच कंपलसरी है, और वो हमें फिर पढ़नी पड़ी SSC तक। SSC में हमने फ्रेंच किया और फ्रेंच में इतने अच्छे मेरे नंबर आए कि वो कह लगे तुम फ्रेंच ऑनर्स ले लो, जो मेरे टीचर्स थे। तो फिर मैंने, और उसे फ्रेंच ऑनर्स लेने से 150 रुपये महीने की वाडिया कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती थी। उस ज़माने में 150 रुपये बहुत बड़ी चीज़ थे। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं फ्रेंच ऑनर्स में ले लेती हूँ एडमिशन। तभी पापा का ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से। आपके पिताजी आकाशवाणी में थे? आकाशवाणी में थे।
पापा का ट्रांसफ़र इंदौर हो गया। इंदौर में कोई जानता भी नहीं था फ्रेंच कोई भाषा होती है। इंदौर में एकदम हिंदीमय वातावरण। तो वो ठीक है कि हिंदी मैंने नहीं ली, मैंने फ़िलासफ़ी, सोशियोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर अपने विषय लिए, लेकिन फ्रेंच मेरी छूट गई। तो जीवन में जाने क्या क्या छूट गया शिक्षा में। लेकिन फिर भी एक चीज़ थी कि पढ़ाई का जो एक शौक़ था, एक ललक थी किताबों की, वो बनी रही, क्योंकि टीचर्स भी बहुत अच्छे मिले मुझे हर बार। अच्छा, पिता आपके आकाशवाणी में थे, घर पर साहित्यकारों का लगातार आना जाना उसकी वजह से रहा, आपकी शादी एक साहित्यकार से हुई। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि साहित्य बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे कुछ और कर लेना चाहिए? नहीं, और कुछ आता ही नहीं था अंजुम। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़कियां होती हैं, उनको कितनी कलाएं आती हैं। कोई नाचना जानती है, कोई गाना जानती है, कोई अभिनय करना जानती है। तो मेरे पास ले दे के कागज़ और कलम, दो चीज़ें थी, और दिमाग में तरह तरह के सवाल थे। जो भी आसपास मेरे माहौल था उसमें जब मैं बड़ी बड़ी बातें सुनती थी, पापा कलाकारों से बातें करते थे, चाहे वो मुक्तिबोध हो, चाहे जैनेंद्र कुमार हो, तो उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर सवाल उठते थे, और उन सवालों को मैं जाहिर है कि कागज़ पर ले जाती थी। वो सवाल कभी पूछे नहीं पिता से या किसी और से? हाँ नहीं, पापा से पूछा जाता था, लेकिन पापा ये करते थे कि एक बहुत ही फाइनल किस्म का जवाब देते थे जो मुझे पसंद नहीं था, और काफ़ी दिन में उनके चश्मे से देखती रही चीज़ें और दुनिया को उनके चश्मे से देखती रही। लेकिन फिर बाद में मुझे ये लगा कि जैसे पापा के अंदर एक शिक्षक भी बैठा रहता था, और एक पिता भी बैठा रहता था, और एक लेखक भी बैठा रहता था, और तीनों के बीच में सामंजस्य करना मुश्किल था, जो धीरे धीरे बड़े होते हुए मुझे महसूस हुआ, और मुझे लगा कि मैं उनसे ज़्यादा क्रांति करना चाहती हूँ। तो ममता जी, वो कौन सा समय था, कुछ आपको अगर याद हो, जब आपने पिता के चश्मे की जगह अपने चश्मे से देखना शुरू किया? वो ऐसा दिन था जब मुक्तिबोध जी हमारे घर आए थे बम्बई में, और मुक्तिबोध जी को छोड़ने के लिए पापा ने मुझे कहा कि किसी के घर जाना था, उनको कोई माधवकांत मिश्र थे कि उनके घर पहुंचाना था। पापा ने कहा उनके साथ जाओ। वो रास्ते में मुझसे जो बोलने लगे तो मैंने कहा पापा ऐसा कहते हैं, पापा ऐसा कहते हैं। वो कहने लगे ये सब तो पापा कहते हैं, तुम क्या सोचती हो। जब उन्होंने ये बात कही, और जब उन्होंने कहा मैंने आपकी छोटी लड़की में ये सब दर्ज किया है ये बातें, और जब उन्होंने मुझे कहा अपने चश्मे से देखना सीखो, मैं चश्मा लगाती थी उस समय 8वीं क्लास में, तो जब उन्होंने मुझे कहा तुम अपने चश्मे से देखना सीखो, तब मुझे लगा उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, और मेरे मन के अंदर घुस गई ये बात कि वाकई में अपनी नज़र से देखना चाहिए, और दुनिया को ऐसे नहीं देखना चाहिए जैसे आपको लोग दिखा रहे हैं। ये कोई तमाशा नहीं है कि जो आपको दूर से दिखा दिया गया दूरबीन से, ये तो खुद देखने वाली चीज़ है, खुद महसूस करने वाली चीज़ है। और मेरे अंदर जो सवाल उठते थे, फिर मैंने उनको टटोलना शुरू किया। लेकिन बचपन में तो आप बच्चों की कहानियाँ लिखती थी ना, अगर मैं सही हूँ तो? हाँ नहीं, बच्चे जब थे तो बच्चों की तरह लिखते थे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मेरे अंदर साहित्य पढ़ने के कारण नए और बड़े सवाल पैदा होने लगे थे। क्योंकि आप तोल्स्टॉय को पढ़ें, आप प्रेमचंद को पढ़ें, जैनेंद्र कुमार को पढ़ें, यहाँ तक कि अज्ञेय पढ़ने की भी मैंने कोशिशें की, जबकि अज्ञेय की भाषा बहुत कठिन थी, उसको समझना आसान नहीं था, लेकिन मैं उससे जूझती थी कि उन्होंने क्यों लिखा है ये कि ये दीप अकेला गर्व भरा, इसको भी पंक्ति को दे दो। जब वो लिखते हैं तो मैं सोचती थी कि इसका क्या आखिर अर्थ है, और पापा काफ़ी बताते भी थे। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे निर्देशक और मेरे गुरु तो सबसे पहले गुरु तो मेरे पापा ही थे हर चीज़ में, और शिक्षक भी बहुत अच्छे थे। लेकिन वो शिक्षक ऐसे थे जो हिंदी की कोई गाइडेंस हमें नहीं देते थे, क्योंकि मेरे सारे शिक्षक जो थे वो अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले थे। तो हिंदी की जो भी गाइडेंस थी वो मुझे अपने भारत चाचा जी से या पापा से मिलती थी। चूँकि आप अंग्रेज़ी पढ़ा रही थी, एक लेवल के बाद आपने पढ़ाई भी है अंग्रेज़ी, प्रिंसिपल भी आप रही हैं जी। कभी ऐसा हुआ कि कोई थॉट आपके दिमाग में आ रहा हो और वो आप हिंदी में रहा हो लेकिन कागज़ पे आप अंग्रेज़ी में लिख रही हो, या अंग्रेज़ी में आ रहा हो आपको हिंदी में करना हो? बहुत तुमने एक अहम बात पूछी है, क्योंकि वाकई कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ मेरे अंदर बाइलिंगुअल रही है और मुझे दोनों तरह से महसूस हुई है कि
मैं लिखना चाहती हूँ उसे अंग्रेज़ी में, लेकिन मेरी कलम हिंदी लिख रही है, लेकिन मेरा दिमाग अंग्रेज़ी में सोच रहा है। ये डाइकोटोमी जिसे कहते हैं, द्वैत, ये द्वैत जो है वो बहुत बार होता है। और वाकई में जो दो भाषाओं में लगातार पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके अंदर ये द्वैत वाकई आ जाता है। कैसे टैकल करती थी? हाँ देखिए, इसको जैसे मैं आपको बताएं कैसे, एक जैसे हम एक कोई कविता लेते हैं, मान लीजिए ना कि मैंने ही कई बार लिखी है इस तरह की कविताएं कि एक कविता है कि हाउ शुड आई अब्यूज, व्हाट वर्ड शुड आई यूज, यू हैव बीटन देम ब्लैक, यू हैव बीटन देम ब्लू, हाउ डू आई डिस्क्राइब in a whole dictionary only cliches survive। और इसी को जब हम हिंदी में लिखने की कोशिश करते कि मैं तुम्हें कैसे कोसूं, मैं तुम्हें कैसे पोसूं, तुमने तो सारे शब्दों का मलीदा बना दिया। अब डिक्शनरी में खांटे शब्द मिलते हैं। तो अभी देखिए कि ये दोनों चीज़ें आपके अंदर साथ साथ चलती, क्योंकि ये सगी सौतेली बहनें नहीं हैं भाषाएं। मेरे लिए अंग्रेजी और हिंदी एक तरह से कजिन्स थी, मौसेरी बहनें थी। एब्सर्ड लिटरेचर का काफ़ी प्रभाव आपके ऊपर रहा, आप कई बार ये बात कह चुकी हैं। वो 60-70 दशक था। जी। क्यों एक समय के बाद आपने कहा कि जब मैं उस दौर का लिखा हुआ पढ़ती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है? हाँ देखो, ऐसा था कि वो एक ज़माना था जो 1965 से मेरे जीवन में आया होगा या 1964 से आया होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं कॉलेज में पढ़ाती थी। उस समय अमेरिकन लिटरेचर की बहुत धूम थी और हम लोग क्योंकि इंग्लिश में पढ़े हुए थे, अमेरिकन लिटरेचर हमारे पास पहुंच जाता था, मैगज़ीन्स भी आ जाती थी। उस ज़माने में इतनी महंगी भी नहीं थी मैगज़ीन्स, तो हम सारी मैगज़ीन्स भी पढ़ते थे और किताबें भी हमारे हम तक आ जाती थी, लाइब्रेरी में भी बहुत मिल जाती थी। और हमें वो एब्सर्ड लिटरेचर जो है वो लिखने में बहुत आसान लगा। आप ये देखिए ना कि कितना अच्छा है कि शुड आई सिट विथ माई लेग्स फोल्डेड एंड नॉट आस्क वेयर इज़ द बाथरूम, कॉर्सो की कविता थी ये। इसी तरह की और कितनी सारी, वुल्फ की कितनी, एलन गिन्सबर्ग की कविताओं की लाइनें थी जो बड़ी आसान लगती थी, उन्हें लिखना आसान था। तो जब मैंने कविता लिखना शुरू किया तो मुझे भी लगा कि ये बहुत आसान है लिखना इस तरह से। मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी, आक्रोश में भी लिखी और विद्रोह में लिखी, निराशा में लिखी, ये सारी चीज़ें थी। आसान था इसलिए आश्चर्य होता है? हाँ नहीं, आसान था उन्हें लिखना, उसमें अपना गुस्सा प्रकट करना आसान था। और वो उम्र थी कि जब मैं सबको काट खाना चाहती थी। मेरे अंदर भी इतना गुस्सा था, मेरे अंदर भी इतने सवाल थे कि मैं एक अकेली लड़की थी। मेरा जो संघर्ष था घर में कोई नहीं समझता था कि मुझे अपनी जगह बनानी है और अपने आप बनानी है बिना किसी की मदद के। तो आप ये देखिए कि उसके बाद हिंदी की तरफ मैं क्यों आई हूँ, क्योंकि मुझे ये लगा कि कविता में और एब्सर्ड लिटरेचर के अंदर स्त्री विरोधी बातें आने लगी और स्त्री की गरिमा के विरुद्ध लिखने लगे लोग। जैसे श्रीकांत वर्मा की एक लाइन है, क्या मैं पड़ा रहूं स्त्री की जांग और जीभ के चालू भूगोल में। अब मैं एकदम डर गई हूँ सुनकर, मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब तक। तो आप सोचिए कि मुझे ये लगा कि ये कविता मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है। और भी न जाने कितने लोगों की कविताएं ऐसी थी, जगदीश चतुर्वेदी की कविता, गंगा प्रसाद विमल की कविता, सौमित्र मोहन की कविता, अतुल भारद्वाज की कविताएं, ये सारी कविता मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि ये लोग कविता को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। क्योंकि मैंने उसके पहले दिनकर को, भवानी प्रसाद मिश्र को और निराला को, पंत को पढ़ा हुआ था, तो मैं जानती थी कि कविता एक सौंदर्य होता है। तो मैं नहीं चाहती थी कविता को एकदम भटका कर हम नाली की चीज़ बना दें। और मुझे ये लगा कि यहाँ पर कविता के अंदर गलाजत आती जा रही है। और मुझे कहीं हमेशा ये लगता है कि साहित्य से थोड़ी बहुत सौंदर्य की रक्षा होनी चाहिए। तो आप कविताएं लिखने लगी और एक समय के बाद कविताएं लिखना फिर छूट क्यों गया? कविताएं इसलिए छूट गई क्योंकि चुनौतियाँ बहुत अधिक थी मेरे ऊपर और
मुझे जीवन साथी रविंद्र कालिया जब मिले तो उन्होंने एक चुनौती की तरह मुझसे ये कहा कि आप सिर्फ कविता वविता लिखती हैं क्या, आपने कभी कहानी नहीं लिखी। तो अब मैं उन्हें क्या बताती कि मैं कहानी लिख चुकी हूँ और लहर में कितनी कहानियाँ मेरी छप चुकी हैं। उन्होंने कुछ पढ़ा हुआ नहीं था मेरा, तो मुझे ये लगा कि ये आदमी बहुत बड़ी चीज़ समझता है कहानी लिखने को। हाँ। मैंने कहा इसको कहानी लिख के दिखाते हैं। तो मैं लिखने लगी क्योंकि मुझे ये लगा कि जितने मैं लिखने बैठूंगी 10 मिनट में लिख दूँगी। मुझे अपने अंदर ये विश्वास हमेशा रहा कि मेरी कलम अगर एक बार चलेगी तो रुकेगी नहीं। तो ये तो चुनौती की तरह। हाँ, उन्होंने ये बात कह दी तो मैंने कहा अब इनको कहानी लिख के दिखाते हैं। मैंने कहानी लिखी और वो धर्मियों में छपी और वो ज्ञानोदय में छपी और बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में छपी और मैंने दिखा दिया उनको कि मैं उनसे ज़्यादा कहानियाँ उनसे ज़्यादा स्पीड से लिख सकती हूँ। ये मैंने बता दिया। वो ठीक है कि उनके पास एक कहानी का दौर था। हाँ। वो एक आंदोलन के मुखिया बने हुए थे कहानी के, लेकिन मैं वो कहानी से भी बहुत जल्दी निकल गई क्योंकि देखिए ये आंदोलन जो होते हैं ना ये आपको थोड़ी देर तो मदद करती हैं, उसके बाद ये आपके नाम के ऊपर ना एक बिल्ले की तरह चिपक जाते हैं। वो गलत होता है क्योंकि हम ये नहीं कहलाना चाहते कि हम तो स्त्री विमर्श के कथाकार हैं, कि हम तो कविता की कवि हैं। ये जो बिल्ले होते हैं ये आपको सीमित करते हैं, ये कोष्ठक बन जाते हैं। मैं आऊँगा रविंद्र कालिया जी से आपकी मुलाकात पर। मैं जानता हूँ कई बार सवाल पूछा गया है लेकिन मैं फिर भी एक बार आऊँगा, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहता हूँ, आपने कविताएं के बाद कहानियाँ लिखी जैसा आपने बताया, फिर उपन्यास भी आपने लिखे। कैसे तय करती हैं ममता जी कि ये कहानी है और ये कहानी यहाँ पर कहानी ही रहनी चाहिए, उपन्यास में तब्दील ना हो जाए, या उपन्यास लिखने जब आप बैठे ये खतरे अब बढ़ते जा रहे हैं, पहले ये नहीं थे इतने। पहले तो जो कहानी का एक मूड होता था उस मूड को कैप्चर करने के लिए कहानी लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे जब से विमर्श कहानी के अंदर आ गया है बहुत ज़्यादा, नारी विमर्श, दलित विमर्श, है ना, जनजाति विमर्श, जब से ये विमर्श आने लगे हैं तब से कहानियाँ बहुत लंबी हो गई हैं, एक तरह की निबंध बन गई हैं। मैं इसको गलत मानती हूँ क्योंकि शॉर्ट स्टोरी का जो डिसिप्लिन अंग्रेज़ी साहित्य में है और जो कि वाकई इसका समझिए कि मौलिक रूप है स्टोरी का, जिसके बारे में ई.एम. फॉस्टर ने लिखा है अपनी किताबों में, तो वो रूप जो है वो एक छोटी कहानी का रूप है। वो ख़त्म हो जानी चाहिए 6-7 पन्ने के अंदर, ऐसी होनी चाहिए कहानी। और कहानी उपन्यास न बन जाए। जो ज़बरदस्ती कहानी को उपन्यास का रूप देते हैं वहाँ कहानीपन उसमें शिथिल हो जाता है और रिपोर्टिंग उसके अंदर बढ़ जाती है और वो उपन्यास की भी हानि करती है और कहानी की भी हानि करती है। अच्छा, एक जगह आपने कहा था कि जब आप पुरुष पात्र के तौर पर लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा पुरुष बन जाना होता है, और जब आप स्त्री पात्र के तौर पर लिखते हैं तो स्त्री बन जाना होता है। क्या आप वाकई में ऐसा विभाजन करती हैं और ये कैसे तय करती हैं कि ये वाक्य मुझे पुरुष से कहलवाना है तो ज़्यादा सूटेबल होगा और ये स्त्री से कहलवाना है तो ज़्यादा सूटेबल होगा? ये थोड़ा संघर्ष तो होता है और तुम्हें बताए कि इसमें बहुत ही मज़ेदार स्थितियाँ भी पैदा होती हैं। अभी आजकल मैं एक उपन्यास लिख रही हूँ, दूरस्थ दाम्पत्य। अब उसमें मुश्किल ये है कि पुरुष कैरेक्टर जो है वो कुछ अच्छा बनता जा रहा है और स्त्री कैरेक्टर में कुछ सीमाएं हैं। तो जब मैं बड़ौदा गई थी तो वहाँ पर मुझे सुजाता चौधरी लेखिका मिली थी जिन्होंने ना बड़ी अच्छी किताब लिखी है नुआखाली पर। तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक कहानी लिख रही हूँ, लंबी कहानी या लघु उपन्यास, और उसमें वो कैरेक्टर जो है वो मेल कैरेक्टर बहुत अच्छा बनता जा रहा है। तो कह ली कि लिखिए, उसमें क्या बुराई है, पुरुष अच्छा क्यों नहीं हो सकता, पुरुष भी अच्छा हो सकता है। और हम लोग बहुत देर तक इस बात पर हंसते रहे कि पुरुष अच्छा होता है, इसको लेकर हम असमंजस में हैं। हम लोग जैसे पुरुष को हमेशा अदालत में खड़ा कर देते हैं, कटघरे में खड़ा कर देते हैं और हमेशा ये मानते कि स्त्री बहुत अच्छी है, बेचारी है, निष्पाप है, उसने कोई गलती नहीं की, और सारी गलती पुरुष के ऊपर डाल देते हैं हम लोग। तो कहीं मुझे लगता है कि वो बात अब थोड़ी सी बदलेगी और अगर ये दूरस्थ दाम्पत्य पूरा होगा तो उसमें वाकई मैं दिखाऊंगी कि ऐसी भी लड़कियां हैं जो अपने कैरियर को इतना नंबर देती हैं कि दाम्पत्य को उतने नंबर नहीं देती। कई बार आजकल की लड़कियों को मैं देखती हूँ कि हमने कई बार अपने कैरियर को दांव पे लगाया। शायद इसके पीछे ये भी बात है मेरे अंदर कि भाई मैंने न जाने कितनी बार अपने कैरियर को दांव पर लगाया और रवि के पीछे पीछे चली गई नौकरियाँ छोड़कर।
अच्छी अच्छी नौकरियाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की नौकरी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की नौकरी, यानी कहाँ कहाँ की नौकरी मैंने छोड़ दी उनके पीछे जाने में। लेकिन आजकल लड़कियां बिल्कुल नहीं, वो कहती कि नहीं हम नौकरी नहीं छोड़ेंगे, बाकी कुछ भी कर लें। और वो चलता रहता, दाम्पत्य में कोई दिक्कत नहीं है। कभी उनका पति आ जाता है विजिट करने के लिए, कभी वो चली जाती है, और बच्चे भी हो जाते हैं, और सारा काम ठीक टिक टिक चलता रहता है घड़ी की तरह से। तो कहीं ना कहीं लेकिन उसमें हानि तो होती होगी संबंधों की। अच्छा, क्यों आप पुरुष के बारे में लिखते हुए आपको थोड़ा सा पुरुष हो जाना है? क्यों आप स्त्री बनकर पुरुष को नहीं देख सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जिस पात्र को आप लिखते हैं ना, हाँ। उस पात्र में प्रवेश करना होता है। जैसे अगर आप बच्चे के बारे में लिख रहे हैं, आपको बच्चा बनना पड़ता है थोड़ा सा। लिखना क्या है? लिखना तरह तरह की भूमिकाएं अदा करना है। जैसे स्टेज पे हैं, आप स्टेज पे कभी बूढ़े बनते, कभी जवान बनते, कभी बच्चे बनते। इसी तरह से लेखन में भी जब तक आप उसकी स्पिरिट के अंदर उतरेंगे नहीं, उस शख्सियत के अंदर आपको उतरना पड़ता है। ये एक तरह का परकाया प्रवेश है। जब वो कर लेते हैं ना, तभी आप अपने पात्र के अंदर जान डाल सकते हैं। नहीं तो बेजान पुतले खड़े करना तो बहुत आसान है। रुई भर भर के आप उसमें शब्द भर भर के आप पुतले खड़े कर दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छी सेंसिटिव रचना में आपको हर पात्र के अंदर मौजूद होना पड़ता है। अच्छा, पात्रों की बात हुई है, आपके कुछ पात्र हैं जिनको आप बीच में छोड़ देती हैं, चाहे वो बेघर की संजीवनी हो जी, या फिर दूसरा देवदास में भी इस तरीके से बीच में छोड़ दिया गया। क्यों ऐसा होता है कि वो बीच में छोड़ दिया जाता है? क्या पाठक के ऊपर छोड़ देती है कि आगे आप तय कर लें अब क्या होने वाला है या क्या होगा, या सोचती है कि दूसरा भाग आएगा? असमर्थता के बारे में पूछ रहे हो। और संजीवनी का जो कैरेक्टर था, वो मैंने जहाँ तक पहुँचाया, वहाँ तक पहुँचा के फिर मैं बहुत डर गई। उस समय देखो मेरी उम्र 30 साल भी नहीं थी जब मैं लिख रही थी वो, और मेरा पहला उपन्यास था। मैं उपन्यास लेखन के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैं तो बॉम्बे के हॉस्टल में थी उस समय, और मेरा समय नहीं बीत रहा था। तो मैंने बम्बई के जीवन को कवर करते हुए एक पात्र उठाया। पात्र मेरा जाना पहचाना पात्र था। एक मित्र थे जो इस तरह के थे, उसमें थोड़ा सा रवि और थोड़े से वो व्यक्ति, दोनों तीनों लोग मिले हुए हैं उसमें। और संजीवनी नाम की जो कैरेक्टर है, वो बहुत पहले पूना में एक लड़की थी जो मम्मी से बातें करती थी और अपनी ट्रेजेडी बताती थी कि लड़का लोग आपको दोस्ती करेगा, घर ले जाएगा, लेकिन शादी कभी नहीं करेगा। वो ऐसे बोलती थी। वो गुजराती थी, हिंदी इस तरह से बोलती थी, बम्बईया स्टाइल में। तो मेरे दिमाग में वो थी, तो मैंने संजीवनी के कैरेक्टर को उस ट्रेजेडी तक तो पहुंचा दिया जहाँ परमजीत उसको छोड़ देता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अब मैं संजीवनी का क्या करूं, क्योंकि मैं डर गई वहां तक लिखने के बाद। मैंने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी थी। उस जमाने में यौन शुचिता की बात करना और यौन ग्रंथि की बात करना बहुत बड़ी बात थी। 1970 की मैं बात कर रही हूँ। 1970 में मैंने लिखा, 1971 में वो छपा। तो आप सोचिए कि मैं संजीवनी को ये सोचती हूँ आज भी कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ। वाकई में कम से कम इसका तो अधिकार रखती थी कि उसको एक और बॉयफ्रेंड मिलता और बेहतर आदमी मिलता, ज़्यादा जागरूक होता। जो परमजीत तो एकदम से रूढ़ियों में फंसा हुआ था, ऊपर से आधुनिक बना हुआ था वो, और अंदर वो रूढ़िगत था। और दूसरा देवदास जो था, वो कहानी इसी तरल रूप में मेरे सामने आई थी कि मैं हरिद्वार गई थी, और हरिद्वार में थोड़ा अंधेरा हो गया था जब हम नहा कर निकले, और जो मेरे साथ मेरी मित्र थी उसने गुलाबी रंग का सलवार सूट पहना हुआ था, और वो भीगी की भीगी सामने आके खड़ी हो गई। अपना हाथ उसने कलाई आगे की कि कलावा बांध दीजिए, और उसी समय तुम जैसा एक लड़का था वो आके खड़ा हो गया पास में, और उसने कहा जी हमारे भी कला बांध दीजिए। दोनों की कलाइयाँ यूँ सामने थी। तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी सिचुएशन है। केवल उनकी कलाइयाँ देखकर वो पूरी कहानी मैंने बनाई है, और हरिद्वार का वातावरण पूरा लिया है, क्योंकि उस वातावरण से मैं भी बड़ी प्रभावित हुई थी। मैंने पहली बार जीवन में गंगा आरती देखी थी, पहली बार मैं केबल वे में बैठी थी जो वहाँ पर है। तो वो सारी चीज़ें मिलके मेरे अंदर ना, और रुद्राक्ष बिक रहा है कहीं पर प्रसाद बिक रहा है, कहीं फूल माला बिक रही, वही दोना फूल का
जो हम 2 रुपए में खरीद रहे वो 1 रुपए का हो गया आरती के बाद। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर बड़ी गहरा असर डालती। एक्चुअली अभी भी मेरे अंदर ये होता है ना, एक छोटी सी भी बात अगर मैं देख लेती हूँ वो मेरे अंदर जाके बड़ी हो जाती है, मैग्नीफाई हो जाती है वो, और वो बड़ी होते होते इतनी हो जाती है कि वो कहानी का रूप ले लेती है। तो ये होता है, ये लेखक के अंदर का प्रोसेस है लेखन का। आपको लगता है ये सब चीज़ें अभी के साहित्य में बची हुई हैं या साहित्य बहुत ज़्यादा आत्मकेंद्रित हो गया है? नहीं, साहित्य में देखिए होता क्या है, आज मुझे लगता है आज के लेखक जाहिर है लिख रहे हैं, नए नए विषयों पे भी लिख रहे हैं, तरह तरह से लिख रहे हैं, और साहस की अंदर उनके अंदर कोई कमी नहीं है। साहस उनके अंदर दुस्साहस की हद तक है ना, लेकिन साथ ही साथ सृजनात्मकता भी होनी चाहिए, मौलिकता भी होनी चाहिए। क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो अगर हम उसमें कोई नई बात नहीं डालते हैं या अगर उसमें हम अपनी नई नज़र नहीं डालते हैं तो वो पढ़ने वाले के लिए तो बेमज़ा है। ये उतना ही फ़र्क है जितना कि एक मामूली आप जल पीजिए और एक शीतल जल पीजिए, ये फ़र्क है उसमें दोनों में। तो आपको तय करना पड़ेगा। कोई भी आदमी एक ठंडी रचना नहीं पढ़ना चाहता है। मुझे लगता है कि जब बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग या फील्ड वर्क हो जाता है ना किसी रचना में, तो उसकी गर्मी थोड़ी कम हो जाती है, और शायद जब आप अपने कलेजे की गर्मी लगाते हैं, आप अपनी कल्पना शक्ति को इस्तेमाल करते हैं, तब मुझे लगता है कि पात्र जो है कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से और पक्की रीढ़ की हड्डी के साथ खड़ा होता है। चंडीगढ़ की तरफ आता हूँ। अच्छा। जिसकी मैंने आपसे बात कही थी कि वापस आएंगे जी। कितना महत्व रखता है? वो शहर मेरे लिए बहुत महत्व रखता है चंडीगढ़ अंजुम, क्योंकि वहाँ मुझे सबसे पहले सबसे सुंदर फूल देखने को मिले। मैंने पहली बार जीवन में उन्नाबी और काला गुलाब भी वहाँ देखा, पीला गुलाब, सफ़ेद गुलाब, और एक और फूल देखने को मिले तरह तरह का। और मुझे रविंद्र जी भी वहीं मिले। कितने लोग देखने को मिले। नामवर सिंह वहाँ पर थे, मोहन राकेश थे, और कमलेश्वर थे, और रविंद्र कालिया थे, और वहाँ पर परेश थे, गंगा प्रसाद विमल थी। ये सारे लेखक मुझे देखने को मिले। और सबसे बड़े आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे वहाँ पर, इंद्रनाथ मदान थे। तो वहाँ एक से एक दिग्गज मुझे देखने को मिले जिनको मैं किताबों में पढ़ती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मंच से नामवर जी ने ये कहा कि ममता अग्रवाल का आलेख सबसे अच्छा था आज की कहानी पर, तो मैं तो बहुत खुश हो गई। ऐसे लगा बुकर से भी ऊपर का अवार्ड मुझे मिल गया। अच्छा, रविंद्र जी के सामने ये सब हो रहा था, नामवर जी तारीफ कर रहे थे, वो आए थे आपके पास या आप उनसे मिलने गई थी? नहीं, कोई किसी के पास नहीं आया, ना वो मेरे पास है ना मैं उनके पास गई, और उन्होंने मेरे से कोई बात भी नहीं की। ये ठीक है कि हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के खाना खाया था, मदान साहब के घर में खाना खाया था, पर वो मेरे से मुखातिब नहीं थे ज़रा भी। और वैसे वो बस अड्डे पर पहुँचे थे मुझे लेने के लिए, जैसे और लोग भी पहुँचे थे, मदान साहब, विमल वगैरह पहुँचे थे। तो रविंद्र कालिया वहाँ खड़े थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, और वो मुझे डॉक्टर बाली के घर में छोड़कर चले गए, क्योंकि वो उस ज़माने में होटलों में ठहराने का चलन नहीं था, लोगों के घरों में ठहराया जाता था आपको, मेहमान को। तो मुझे डॉक्टर इंदू बाली के घर में छोड़कर वो सब चले गए। फिर मैं तैयार होकर गोष्ठी में सुबह गई हूँ, रात को मैं सोई इंदू जी के साथ। तो पूरे दिन इन्होंने कोई बात नहीं की मुझसे। लेकिन शाम को जब मैंने बस पकड़ी है चंडीगढ़ से दिल्ली आने के लिए, तो उस बस में रविंद्र कालिया सवार थे। वो बैठे हुए थे एक सीट पर, उनके बगल की सीट खाली थी, और पूरी बस में इत्तेफाक ऐसा और कोई सीट खाली नहीं थी। और मुझे इतना गुस्सा ये आ रहा था कि ये आदमी मेरे साथ चलने की हिमाकत क्यों कर रहा है, क्योंकि पूरा दिन इसने मुझसे बात नहीं की। और आप चाहती थी बात करें? नहीं, मैं नहीं चाहती थी। मेरी भी अपनी अकड़ थी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। बल्कि मेरे से तो मोहन राकेश जो ठिठोली कर रहे थे, जो उन्होंने कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द है, किसी के पास है सिर दर्द की गोली, तो मेरे पर्स में सैरिडॉन थी, तो मैं निकाल के देने लगी। जब तक उनकी पत्नी निकालती अनीता ओलिक, उससे पहले मैंने निकाल के दे दी। तो राकेश जी ने मुझसे कहा कि अनीता तो मेरे लिए रखती है, आप किसके लिए रखती हैं, उन्होंने ये कहा।
तो मैं भौचक उनकी तरह देखने लगी कि भाई अरे वो इतना मेरे से मजाक कर रहे हैं। और मैंने कहा नहीं, मैं अपने लिए रखती हूँ। तो इस आदमी ने मुझसे बिल्कुल बात नहीं की थी, और वहाँ बस में जो है मुझे इसके साथ बैठना पड़ा। और मुझे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था कि इसने मुझे एक तरह से मेरी उपेक्षा की, इस आदमी ने। फिर बात कैसे हुई आपकी और रविंद्र जी की? हाँ, उन्होंने थोड़ी देर बस में चुपचाप हम बैठे रहे। फिर उन्होंने यही कहा मुझसे कि आप सिर्फ कविता वविता लिखती हैं क्या, और कभी कहानी वानी नहीं लिखती क्या? तो मुझे बहुत उनके सवाल से बहुत झुंझलाहट हुई। अच्छा, ये थोड़ा जुड़ गया, गुस्सा आया। ये जुड़ गया गुस्सा पहली वाली आया। बात से जो हम कर हाँ, रहे ये थे। चंडीगढ़ से जब दिल्ली आ रहे हैं, हाँ। तो वापसी की यात्रा में उनका पहला सवाल यही था कि आप कविता वविता लिखती हैं। जो कविता शब्द उन्होंने कहा कविता के साथ, तो वो मुझे बहुत अपमानजनक लगा। मुझे लगा कि ये आदमी अपने आप को बहुत बड़ा लेखक समझता है, क्योंकि ये कविता के साथ वविता बोल रहे हैं, क्योंकि वो कविता को वाकई कोई चीज़ नहीं समझते थे, कविता को कोई नंबर ही नहीं देते थे। वो कहते थे मैं तो 10 मिनट में 10 कविताएं लिख दूँ। एक बार लिख के दिखाई भी थी उन्होंने कविताएँ। तो कह लगे अभी कविता भी कोई कविता है, ऐसे उठा के कुछ भी लिख देते थे, जुमलेबाजी है। आपने पढ़ी थी वो? हाँ, मैंने पढ़ी, मेरे पर रखी अभी तक। कैसी लगी थी? जैसी कविताएं होती हैं इसी तरह की थी, अपने मनोभाव और मूड्स के बारे में थी। तो तब मैंने कहा मैं तो कहानियाँ भी लिखती हूँ, मैंने कई कहानियाँ लिखी, मेरी कई छपी हैं कहानियाँ। वो चुप हो गए इस बात के ऊपर, उन्होंने कोई वो नहीं किया। क्योंकि फिर उन्होंने कहा आपने किस किस को पढ़ रखा है लेखकों को? तो जब मैंने नाम लिए कि मैंने अज्ञे को पढ़ा है, निर्मल वर्मा को पढ़ा है, और मैंने बाकी जैनिन कुमार वगैरह को सब पढ़ा है, तो उन्होंने एक सिरे सब खारिज कर दी। उन्होंने कहा ये तो सब व्यक्तिवादी लेखक है। रवि ने कहा सब कलावादी व्यक्तिवादी लेखक है, आप ये पढ़ती हैं? तो मैंने कहा आप क्या पढ़ते हैं, मैंने उनसे पूछा। तो हम लोग के एक तरह से साहित्य बौद्धिक तो मैं चलती रही काफ़ी देर। फिर एक नाम पर हम लोग एक मत हुए, हेमिंगवे पर, क्योंकि हेमिंगवे मुझे भी बहुत पसंद था, उनको भी बहुत पसंद था। और हेमिंगवे पे बात करने लगे तो मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया की बात कर रहे हैं अब, ये लगा मुझे, क्योंकि एक ऑथर है जिसको हमने सब पूरा पढ़ रखा है। उसके बाद हमारी बस ख़राब हो गई। बस ख़राब हो गई तो हम लोग खड़े होकर, बस से टिक के खड़े होकर और चाय पीते रहे। बहुत ठंड थी उस दिन। इसी तरह से धीरे धीरे बातों में और बहसों में हम लोगों की दोस्ती हो गई। तो हेमिंगवे आपको एक साथ लेते आए? देखिए, वाकई ये कह सकते हो तो। अब वो दोस्ती विवाह में तब्दील हो गई। हाँ। विवाह का भी एक किस्सा है? हाँ, नहीं, विवाह के तो कई किस्से हैं, वो अभी तो लिखे जाएंगे ना? शेष कथा नाम की जो मैं लिख रही हूँ, तीसरा खंड, उसमें वो लिखूंगी मैं सब, क्योंकि विवाह के इतने ज़्यादा मॉडल्स हुए और इस तरह से विवाह हुआ कि रवि और हम दोनों में से कोई नहीं चाहते थे इस तरह हो, पारंपरिक तरीके से। जब आप एक प्रेम विवाह को पारंपरिक विवाह बनाते हैं तो उसमें घालमेल बहुत हो जाता है, क्योंकि माता पिता कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वो ये सोचते ठीक है, अपने आप इन्होंने अपना सिर डाला मुँह से ओखली में, अपने आप जाने ही है। और जो रवि के घर वाले, तो उनका भी यही एटीट्यूड था। वो सोचते थे कि क्या लड़की इसने पसंद की है। वो बार बार मेरे होने को, मेरे रवि को, मेरे जीवन में, उनके जीवन में मेरे होने को वो बार बार प्रश्नांकित कर रहे थे, रवि के माता पिता और चाचा सारे लोग। तो आप ये सोचिए कि कितनी अजीब ये चीज़ थी कि जब जिस दिन शादी थी और जिस दिन मेरी मतलब बहुत खूबसूरत थी, तो मेरी माँ जब थाली लेकर आरती का आ रही थी नीचे सीढ़ी से, तो रवि के चाचा ने रवि से कहा इससे तो इसकी माँ से शादी कर लेता। तो आप ये देखिए मैं कितने विरोध के बीच में और रवि के घर गई हूँ, और रवि के सिवा मेरे पास सारे पत्ते मेरे हाथ के कटे हुए थे, एक भी पत्ता मेरे पास नहीं था। केवल ये था कि रवि मुझे पसंद करती है। और रवि से जब मैंने बाद में कहा, मैंने कहा तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी लड़कियाँ तुम्हारी माँ ने ढूंढ रखी, तो तुमने उनसे शादी क्यों नहीं की? तो रवि कहने लगे कि मैं नहीं करना चाहता था इन लड़कियों से, ये 1 साल में फूल कर ऐसी कुप्पा हो जाती है सबकी सब कि इनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने जब कहा, मैंने कहा मैं बैग ऑफ बोन्स, तुमने मुझसे क्यों शादी की? कि लेकिन मुझे ये हड्डियाँ ही चाहिए थी,
मैं बहुत तंग आ गया हूँ पंजाबी शरीर देख देख कर। उन्होंने ये कहा। तो आप ये देखिए, वो इतने लंबे चौड़े, इतने खूबसूरत इंसान थे, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसी मामूली देखने वाली लड़की को उन्होंने पसंद किया सिर्फ इसीलिए कि वो कह लेंगे कि तुम बिल्कुल उन पंजाबी प्रोडक्ट्स का तुम विलोम हो जो मुझे देखने को मिलती हैं। अच्छा, जब तमाम साहित्यकार घर पर आते जाते रहते होंगे रविंद्र जी से मिलने के लिए, आप भी साथ रहती होंगी, कभी साइडलाइन महसूस किया ममता जी आपने कि सारे पुरुष लेखक मिलकर बात कर रहे हैं और आपको उतनी तवज्जो नहीं मिल रही? ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं है स्त्री होने का। पहली बात, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स ही होना भी नहीं चाहिए। हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं है। और सारे हमारे घर में तो ये होता था कि लाइन से 20 साहित्यकार आ गए हैं और महफिल जमी हुई है, जाम पे जाम चल रहे हैं और बहसें हो रही हैं। उनके बीच में कई बार मैं अकेली होती थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं लगता था कि वो सब मेरे भी दोस्त थे जो घर में आते थे। और इतने बड़े बड़े लेखक थे सब, मार्कंडेय जी, शेखर जोशी, अमरकांत, भैरव जी और शैलेश मिठियानी, है ना, ये मंगलेश डबराल, ये सारे लोग जो हमारे घर में आया करते, नरेश सक्सेना, और फिर बाद में तो अखिलेश वगैरह यंगर राइटर्स भी आते थे, सारे के सारे स्टूडेंट्स, बद्री नारायण, ये सारे लेखक जब हमारे घर आते तो ये सब मेरे भी दोस्त होते थे। तो हम लोग की दोस्ती भी अलग अलग नहीं थी। कुछ एक मेरी सहेलियां थी जिनके साथ मैं जाया करती थी पिक्चर देखने के लिए, लेकिन शाम की महफिल में हमेशा ही होता था कि रवि के दोस्त होते थे और वो सब मेरे भी दोस्त होते थे। बल्कि वो रवि को हमेशा डांटा करते थे। वो कहते थे कि तुम बहुत ज़्यादा अराजक हो और तुम ममता को बहुत कष्ट देते हो, तुम जल्दी ना खाना खाते हो, ना तुम जल्दी कोई काम पर निर्णय लेते हो, और ममता अकेली जो है सारे घर का संचालन कर रही है। तो वो सब मेरे ही पक्ष में बोलते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि रविंद्र कालिया ने जो लिख दिया है वो ममता कालिया को लिखना चाहिए था, या कभी उन्होंने कहा हो कि ममता जो तुमने लिखा है वो मुझे लिखना चाहिए? नहीं, कभी नहीं हुआ आज तक। हमारे विषय अलग थे, हमारे लिखने का ढंग अलग था एकदम से। और मुझे लगता है जो बातें, जो सवाल उनको बेचैन करते थे, वो सवाल मुझे ठंडा छोड़ जाते थे। जैसे उन्होंने खुदा से ही सलामत है उपन्यास लिखा, उसमें उन्होंने वो सारे जो रानी मंडी में खस्ता हाल घर थे उनके बारे में लिखा। मैं उन घरों को इतनी अंदर तक नहीं जानती थी और मेरी दिलचस्पी नहीं थी इस तरह की चीज़ें लिखने में। मैं ज़्यादा, मुझे लगता है कि स्त्री और पुरुष के मन की बातें और समाज में कामकाजी स्त्री का जो संघर्ष है, मुझे वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लिखने के लिए। मतलब मेरी अपनी दुनिया और वो मेरे भी संघर्ष थे, तो मुझे वो ज़्यादा अपील करती हैं। और इससे बड़े सवाल कि स्त्री की पूरे विश्व में आखिर क्या स्थिति है या पूरे समाज में उसकी क्या स्थिति है, मुझे ये चीज़ें ज़्यादा आकर्षित करती हैं। और रवि के सामने ये सवाल नहीं थे। रवि के सामने मुझे लगता कि गरीबी, अत्याचार, अन्याय, ये मूलभूत प्रश्न थे उनके। तो हम लोग की दुनिया अलग अलग थी। और कभी ऐसा नहीं हो कि कोई कहानी उन्हें लगे कि भाई ममता ने लिख दी, मैं लिखना चाहता था, आज तक नहीं। और हमारे अंदर कभी भी लेखन को लेके कभी बहस नहीं हुई। जो किताब है रवि कथा जी, उसमें बहुत सारी असहमतियों को आपने दर्शाया है। बिल्कुल। दाम्पत्य जीवन में क्या क्या असहमति हो सकती हैं, और उससे कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि ममता कालिया को असहमतियों ने बचाए रखा। ठीक कह रहे हो। कैसे? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हाँजी करने वाली लड़की रवि को बिल्कुल विमुख कर देती है। वो एक लड़ता भिड़ता जीवंत संबंध चाहते थे और वो मैंने उन्हें भरपूर दिया और हम दोनों ने एक दूसरे को दिया। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम किसी बात पर सहमत हुए हों। बहुत कम सहमत होते थे। उनकी बिल्कुल दृष्टि एकदम अलग थी चीज़ों के बारे में, उनकी पसंद एकदम अलग थी। अगर कभी हम शॉपिंग पे साथ जाते थे तो हमारा झगड़ा हो जाता था, क्योंकि वो जो रंग उन्हें पसंद थे मुझे मनहूस लगते थे और जो मुझे पसंद थे वो उनको देहाती लगते थे। तो आप ये देखें कि कितना मुश्किल था। और खाने में भी यही होता था, बिल्कुल दो ध्रुव थे हमारी पसंद एकदम से। लेकिन फिर भी इस सबके बीच में भी कोई एक कॉमन पॉइंट था कि जैसे मैं कहती थी चलो इनकी वाली पसंद मैं आज चख के देखती हूँ, तो मुझे राजमा बिल्कुल नहीं पसंद, मैं राजमा खा लेती थी उनके कहने से। लेकिन मेरे कहने से वो कभी नहीं खाते थे कोई ऐसी चीज़।
खाने के मामले में रवि बहुत ही रूढ़िवादी थे। पक्के पंजाबी टेस्ट थे उनके, छोले, राजमा, साबत माँ, ये सब उन्हें पसंद था। लिखने के मामले में भी ये था कि उनकी अपनी एक शैली थी। चाहे वो 17 रानी डे रोड में देखिए, ABCD में देखिए, समाज की विसंगतियाँ वो भी लेते थे, लेकिन वो जिस तबके की लेते थे उस तबके की मैं कभी नहीं ले पाई। ये जो 2 किताबें हैं ममता जी, रवि कथा और जीते जी इलाहाबाद, अगर मैं इसका कवर पेज देखूं तो रवि कथा के कवर पेज पे है हर कदम हमने आशिकी की है, फैज़ की पंक्ति है। और दूसरी किताब जीते जी इलाहाबाद पे लिखा है शहर पुड़िया में बांधकर हम नहीं ला सकते थे साथ तो क्या। मुझे ये बताइए, इन किताबों के ऊपर जब आप इस तरह के कोटेशंस देते हैं, कोई ख़ास मतलब है इन कोटेशंस को देने का? बिल्कुल मतलब है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि रवि कथा मैंने लिखी, इसमें आप जानते न जाने कितनी तलखी भी आई है कि एक बार तो मरने चली गई थी मैं, गंगा में डूबने के लिए। अंत में मैंने लिखा है जो, तो कितनी असहमतियों के बीच भी हमने जीवन जिया और सफलतापूर्वक जिया। जबकि हमने जब शादी की, वो ज़माना शादी करने का नहीं, तलाक का ज़माना था। हर किसी का तलाक हो रहा था, जिसको देखिए उसने 2 शादी 3 शादी सब कर रखी थी। साहित्यकार तो बहुत बदनाम थे इस काम के लिए। और हमारे घर में भी सबसे पहले यही कहा गया कि एक तो हिंदी वाला है और ऊपर से लेखक है। तो पापा कहने लगे तुम्हारी 6 महीने से ज़्यादा शादी नहीं चलेगी। चाचा जी ने भी यही कहा, उन्होंने कहा 6 महीने में ही छोड़ देगा इसको। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम फिर भी करके देखेंगे, मैंने कहा। तो ऐसे समय में जाहिर है कि हम इतने दिन इतने लंबे साथ रहे, सफलतापूर्वक अंत तक साथ रहे, इसलिए मैंने लिखा हर कदम हमने आशिकी की है। और ये कि शहर हम पुड़िया में बांध के, ये हर जगह ये होता था। ये बात ये मुझे सूझी कहाँ से, कुंभ मेले में मैंने देखा कि इतना धर्म नाम कमाने के लिए लोग आते हैं। इलाहाबाद में रह के सारे कुंभ देखे मैंने, कितने सारे कुंभ देख लिए। तो वहाँ मैंने देखा ग्रामीण अपनी जो गठरी लेकर आते हैं ना, वो गठरी में अचानक पुड़िया खोल के सुरती निकालते हैं, हथेली पे मसलते और खाते हैं। तो मैं सोचती थी देखो ये गांव जो है पुड़िया में बांध के लाया है। क्या बात। तब मैं सोचा करती थी, उस बात को मैंने यहाँ इस्तेमाल किया लाकर कि हम शहर को पुड़िया में बांध कर नहीं ला सकते। यानी कितनी बातें ऐसी हैं जो नागपुर की मुझे अभी भी याद आती, जबकि मैं इतनी छोटी थी, 10-11 साल की, लेकिन मुझे वहाँ के वो छोटे छोटे बेर याद आते, चिनिया बेर, वहाँ के छोटे छोटे संतरे जिसका जूस निकाला जाता था, वो मुझे याद आती है। और जानी कितनी बातें याद आती हैं। तो ये शहर को हम पुड़िया में बांध के नहीं ला सकते, तो क्या फिर भी हम उस शहर से आशिकी कर सकते हैं, क्योंकि वो शहर हमारे तंत्र में समा जाता है, हमारे अंदर उतर जाता है। वो शहर उस स्मृतियों में आ जाता है हमारे अंदर। हमारा जो वायुमंडल है ना, उसमें वो सारे शहर हैं, और वो शहर हमारे अंदर सिनेमा की तरह घूमते हैं। ऐसा क्या हुआ ममता जी कि उपन्यास कहानियों से आप लगातार इधर संस्मरण की तरफ मुड़ गई? जी, क्यों संस्मरण विधा को आपने एकदम से इतनी तवज्जो देनी शुरू की, पहली चीज़। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल, क्या संस्मरण लिखते हुए आपको ऐसा नहीं लगता कि संस्मरण लेखन को बांधता है, क्योंकि एक सीमा से अगर आप बाहर जाएं तो आपकी निजता बहुत ज़्यादा खो जाएगी? देखो, मैं उपन्यास से संस्मरण की ओर इसलिए आई क्योंकि ये समय की ज़रूरत था, और इसके लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश ने। जब रवि का निधन हुआ तो मैं उस समय बहुत ज़ाहिर है टूटी हुई थी, और मैं अपने को बहुत अकेला पा रही थी। तब उन्होंने मुझे कहा आप रवि कथा लिखिए। ये रवि कथा शब्द उन्होंने ही दिया, और उन्होंने कहा कि आप रवि कथा लिखने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा मुझसे नहीं लिखा जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं लिखूँगी। उस समय मेरा दिमाग बहुत हताश था। उन्होंने कहा नहीं, आपको जो मर्जी आता वो लिखिए। तो शुरू के 2 चैप्टर्स इसमें बहुत ही निराशा और पीड़ा भरे हैं, क्योंकि उस समय रवि की बीमारी को मैं याद कर रही थी। तकलीफ़ से जैसे वो गए, जैसे कोई भी कैंसर पेशेंट जाता है, अंतिम दिन उसके बहुत तकलीफ़ वाले होते हैं। लेकिन लिखने के बाद 2 चैप्टर लिखने के बाद मुझे ये लगा कि अरे रवि ऐसे थोड़ी थे, रवि तो बात बात में हंसते थे। आप देखिए 9 तारीख को उनका निधन हुआ, 7 तारीख तक तो वो स्माइल कर रहे थे। तो आप ये देखिए कि मुझे ये लगा कि अगर रवि की पर्सनालिटी को मुझे डिफ़ाइन करना है
तो मुझे रवि की जिंदा दिली तो बतानी ही बतानी है। हर बात के ऊपर वो आदमी एक ठाका लगाता था और दूसरों को भी हंसने के लिए मजबूर कर देता था। तो मैंने इसलिए रवि कथा जो है इस तरीके से लिखी कि उसमें गालिब के शेर क्यों डाले, उन्हें गालिब बहुत पसंद था। हाँ। उन्होंने गालिब छोटी शराब नाम अपनी किताब का रखा, जो एक तरह की उनकी आत्मकथा ही है कुछ वर्षों की। और ऊपर से ये कि वो गालिब, मिर्ज़ा गालिब का दीवान हमेशा अपने साथ रखते थे, सिरहाने रखते थे वो, और साथ ही साथ एक उर्दू हिंदी डिक्शनरी रखते थे कि कोई बात ना समझ में आए तो देख ले। और दूसरा सवाल जो मेरा था जी, कि संस्मरण सीमित करता है। हाँ। आपने कहा है ना। हाँ नहीं, संस्मरण ऐसा है, आपको मुझे लगता है कि एक तो सच बोलना सिखाता है, जो कि बहुत साहस का काम है। संस्मरण में आप झूठ नहीं बोल सकते। कुछ ना कुछ लोग ऐसे ज़रूर जीवित होते हैं जो ये कह देते हैं कि ये चीज़ गलत है। मुझे याद है कि आज तक कि कितने शहरों में कितनी बार जब मैंने लिखा तो मैंने उसमें लिखा कि कस्तूरचंद पार्क में लता मंगेशकर आई तब दंगा हो गया, स्टैम्पीड हो गया था वहाँ पर। तो एक पाठक सरजू प्रसाद मिश्र की मेरे पास चिट्ठी आई नागपुर से कि नहीं, पटवर्धन पार्क में ही हुआ था। तो देखिए, संस्मरण में आप कुछ भी एक भी बात गलत नहीं लिख सकते हैं। आप जो लिख रहे हो यथा तथ्य लिखेंगे। तो जीते जी इलाहाबाद में भी यही है कि मैंने जो चीज़ें लिखी है, इलाहाबाद वाले अभी वहाँ हैं जो इस चीज़ को टैली कर सकते हैं और इसको पढ़ते हैं। और ये किताब इलाहाबाद में इतनी बिक रही है क्योंकि जाहिर है कि मैंने इसमें कोशिश ये की है कि जो जैसा हुआ था वैसा ही लिखा जाए। ये सीमित करता है, जो तुम हाँ, सही कह रहे हो, इसमें कल्पना की उड़ान नहीं भर सकते आप। दूसरा ये भी संस्मरण कि में। इससे ज़्यादा आपको नहीं लगता कि निजता खो जाएगी? जैसे आपको बोलने नहीं, वाली इसका डर औरतें नहीं, बहुत पसंद इसका हैं। डर नहीं लगता है, इसका डर नहीं लगता मुझे, क्योंकि मेरे ख्याल है कि ये निर्भर करता है इस पर कि आपकी निजता कितनी संदिग्ध रही है या कितनी संदेह से ऊपर रही है। तो मेरी निजता में ऐसी कोई संदिग्ध बातें ही नहीं है कि जिनके खुल जाने का मुझे डर हो। तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि निजता इसमें जो है निजता की हानि होगी, ऐसा मुझे नहीं लगा कभी। क्या अकेले रहने से व्यक्ति अतीत में जीने लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है अकेला आदमी जितना वर्तमान से संघर्ष करता है सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, उतना सम्मिलित परिवार में रहकर आप कभी नहीं करते हैं। अगर कॉल बेल बजेगी आप ही को खोली, यानी आप वर्तमान ही वर्तमान है। अतीत में जाने की तो फुर्सत ही नहीं मिलती है। बड़ी मुश्किल से आप अपने कमरे को बंद करके एसी चला के थोड़ी देर बैठते या कूलर चला के बैठते थोड़ी देर कि अरे थोड़ी देर तो समय मिल जाए जब कुछ लिख लें या कुछ पढ़ लें। अकेला व्यक्ति मुझे लगता है कि अतीत जीवी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान उसको लगातार कॉल बेल बजा बजा कर डिस्टर्ब करता है। और वर्तमान में कभी फ़ोन आ रहा है, कभी मैसेज आ रहा है, कभी दरवाज़े की घंटी बज रही, कभी कोई आपसे मिलने बिना बताए आ गया है, कभी आप ही को जाना है कि आपको ज़रूरी काम है, कभी आपको डॉक्टर के पास जाना है, कभी आपको मित्र के पास जाना है, कभी आपको कोई चीज़ खरीदनी है बाज़ार से। तो वर्तमान तो सारी तरफ से आपको घेरे हुए है। और आज के ज़माने में वर्तमान के कई लेयर्स हैं, उन सारे लेयर्स को चीरते हुए आपको जीना है। आप 6 दशक से लिख रही हैं, ज़्यादा समय हो चुका है। कितना ममता कालिया को बदलता हुआ पाया आपने? बदल तो गई मैं बहुत। तुम ऐसी बातें पूछ रहे हो ना जो जिनका उत्तर वाकई में देना जो है आसान नहीं है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगी कि हाँ, मैं बदल गई हूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें थी जिनको शायद मैं बचा जाती अगर मैंने इन बातों को सन 2000 में लिखा होता। मैं ना बताती ये बातें, लेकिन मैं आज झूठ नहीं बोल सकती। आज मैं कल्पना नहीं कर सकती हूँ चीज़ों की। आज मैं वही लिखूँगी जो मेरे तय घटित हो रहा है, जो हो रहा है। जो इस समय भी मैं लिख रही हूँ उसमें बहुत सी ऐसी अप्रिय बातें आ जाएंगी जो हो सकता है मेरे परिवार वालों को ना पसंद आए। परिवार में मान ली 2 बच्चे हैं मेरे, वो वैसे कोई साहित्य नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो उस किताब को कभी मेरे जाने के बाद पढ़ें और कहें कि मम्मा क्या क्या लिख गई हमारे लिए। लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि शायद लिखना जो है ना एक तरह का प्रतिरोध भी है।
आप जिन बातों पर साक्षात नहीं बोल सकते, आप लड़ाई में नहीं उतर सकते हैं, उन बातों को आप कागज़ पे ले जाते हैं। और वहाँ ये एक तरह की लड़ाई है हमारी। हम हर बात लिखते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें इस अदालत में नहीं, परिवार की और समाज की अदालत में नहीं, तो भविष्य की अदालत में हमें न्याय मिलेगा। पसंदीदा शहर कौन सा है आपका? इलाहाबाद पे तो आपने किताब लिखी, जीते जी इलाहाबाद। हाँ लेकिन गाज़ियाबाद से ख़ास नाता रहा, चंडीगढ़ से ख़ास नाता रहा, हाँ। मथुरा से रहा। गाज़ियाबाद से तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि गाज़ियाबाद आप सोचिए कि जब मैं 6 साल की थी तब से मैं गाज़ियाबाद में रही। और यहाँ कन्या वैदिक विद्यालय एक स्कूल था जिसमें मेरा पहली बार नामांकन हुआ लेकिन पढ़ने के लिए। और वहीं गाज़ियाबाद में मैं सबसे पहले एक डिबेट में बोली। तब मैं इतनी छोटी थी हाइट में कि माइक तक पहुंच नहीं पा रही थी, तो मुझको उठाकर अध्यक्ष ने टेबल पर खड़ा कर दिया और तब मैं बोली उस समय। और तभी से मैं धड़ल्ले से बोलती रही हूँ डिबेट्स में, क्योंकि मुझे कभी डर नहीं लगा। वहाँ उस दिन सब्जेक्ट था चाय अच्छी होती है कि दूध, इस पर मुझे बोलना था। वैसे क्या अच्छा होता है ममता जी? चाय या दूध? तो मैंने इस बात पर मैंने दूध को रिलेट कर दिया गाय से। हाँ। मैंने कहा जिनको दूध अच्छा लगता है वो गाय रखते हैं, और गाय गोबर करती है, गाय गंदगी फैलाती है, और गाय ड्योढ़ी में बंधी रहती है तो आप निकल नहीं सकते वहाँ से। हाँ। तो मैंने ये सारी बातें जो है दूध से रिलेट कर दी। और मैंने कहा चाय जो कितनी अच्छी चीज़ है, आप चाय पीते हैं, कितनी भी गर्म पी सकते हैं आप चाय। और जब चाय पीते आप अखबार पढ़ते हैं, कोई पापा अखबार पढ़ा करते थे। तो ये सारी बातें मैंने कहा मेरी बाल बुद्धि से जो मैंने कही, तो मुझे उस समय इनाम भी मिला था। तो मुझे बहुत मज़ा भी आया था इस बात से। तो गाज़ियाबाद में 3 साल रहे हम लोग। 3 साल मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की। उसके बाद पापा ने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया, उसमें वो सेलेक्ट हो गए तो गेजेटेड ऑफिसर बनकर आकाशवाणी दिल्ली में चले गए। तो पापा तो बहुत खुश हुए, इसलिए क्योंकि दिल्ली उन्हें बहुत पसंद था। दिल्ली उनका सबसे प्यारा शहर था उनके लिए। तो हम लोग फिर कुचापातीराम में मकान लेकर, पुरानी दिल्ली उन्हें बहुत पसंद थी, और वो पार्लियामेंट स्ट्रीट जाया करते थे, आकाशवाणी भवन। मैं आपका पसंदीदा शहर जानना चाह रहा था। मेरा पसंदीदा शहर तो मैं कहूँगी इंदौर है। अच्छा, इलाहाबाद भी नहीं, इंदौर? इलाहाबाद है। इलाहाबाद तो एक तरह से मेरे स्नायु तंत्र में ही शामिल हो गया है, लेकिन पसंद के लिए आज भी मैं कहूँगी कि इंदौर भी दोस्तों का शहर है। और इंदौर में क्योंकि मैंने अपने बहुत ही नाजुक उम्र के साल बिताए। भाई मैं बीए पार्ट 1 में थी, नहीं मैं इंटरमीडिएट में थी, और उसके बाद बीए किया मैंने 4 साल रही मैं इंदौर। और वो 4 साल जो थे वो मेरे लिखने के आरंभ के शुरू के समय थे। वहीं मैंने अखबारों में लिख कर, कविताएं लिख के मैं कवि बनी हूँ। तो इंदौर मुझे पसंद है, आज भी मुझे पसंद है। जब भी मैं इंदौर जाती हूँ, अभी पिछली बार मैं गई थी, मैंने कहा मेरा मन कर रहा है कि मैं लिखूँ जीते जी इंदौर। लेकिन उसके लिए मुझे इंदौर में रहना पड़ेगा, क्योंकि कई सड़कों के नाम बदल गए हैं। हमारे ज़माने में जो तोप खाना था आज उसे महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। हमारे ज़माने में 56 नाम की जगह नहीं थी, उसको कहते थे पलासिया, आज उसे 56 कहते हैं। वहाँ इतना रौनक वाला बाज़ार हो गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसी कोई चीज़ जो ममता कालिया करना चाहती थी, कर नहीं पाई, लेकिन करना चाहती हैं? लेखन भी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है कुछ महंगी साड़ियाँ खरीदनी चाहिए हो, नहीं खरीद पाई। कुछ महंगी फर्नीचर खरीदने चाहिए हो, नहीं खरीद पाई। अगर ऐसी कोई अधूरी इच्छा है तो वो आर्थिक ही होगी। मेरा ख्याल है वो बौद्धिक नहीं है, सर्जनात्मक नहीं है उसके लिए। हाँ, और सर्जनात्मक स्तर पर कोई ऐसी कृति जो आपको लगता हो ये मैंने लिखी होती? ऐसा कई बार लगा जब वो किताब पढ़ी, पहली बार कोई भी अच्छी किताब पढ़ी तो ये लगा कि अरे ये मुझे लिखना चाहिए था। इसमें मैं बहुत नए लोगों का नाम लूँगी कि जैसे नीलेश रघुवंशी का एक उपन्यास आया, 2 उपन्यास उनके आए। एक कस्बे के नोट्स, जो उन्होंने बताया कैसे एक लड़की नौकरी के लिए संघर्ष करती है और एक कस्बे से उठकर और वो नौकरी पा जाती महानगर में। और उनका दूसरा उपन्यास है शहर से 10 किलोमीटर, जो कि गांव की समस्या पर है
जब मैंने शहर से 10 किलोमीटर पढ़ा तब मुझे लगा कि काश मैंने ये लिखा होता। बहुत अच्छा लिखा वो उपन्यास है वो, क्योंकि गांव वालों की वास्तविक समस्याओं के बारे में है। क्यों गाँव इतने परेशान है, क्यों आज खेती हानिकारक काम हो गया है कि वो आपको घाटा ही घाटा देता है। इतनी वो लिखती है कि भगवान ने इतनी बड़ी कोई छतरी नहीं बनाई जो खेतों को वृष्टि से बचा ले, क्योंकि अतिवृष्टि होती है तब भी फसल खत्म हो जाती है और नहीं वृष्टि होती तब भी फसल खत्म हो जाती है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो किताब, मुझे लगा उसे पढ़ के कि काश मैंने लिखी होती है। इसी तरह से एक और उपन्यास है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था जिस समय मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब बाद में मुझे ऐसा लगता है, उस समय मुझे लगा था। वन नाइट एट द कॉल सेंटर, चेतन भगत का। अब सब लोग मुझे बहुत बुरा भला कहेंगे, चेतन भगत का नंबर इधर बहुत कट गए हैं साहित्य में, लेकिन मुझे कई बार पॉपुलर चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सत्याव्यास का बागी बलिया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पढ़ना शुरू किया और मैंने कहा अरे वाह, मैं सोचती थी कि इसमें कुछ क्रांतिकारी ज़माने की बातें होंगी बलिया की, क्योंकि बलिया में भी क्रांति बहुत हुई थी। लेकिन उन्होंने लिखा दो नौजवान लड़कों के बारे में, और उन लड़कों को उन्होंने बताया किस तरह से वो खिलंदड़ लड़के हैं और कैसे वो साहस से ही वो सारा काम अपना कर निकालते हैं। और कोई ऐसी कृति जो आपको लगता हो अपनी ही, ये मैंने नहीं लिखी होती? नहीं, ऐसा अफसोस मुझे केवल एक कविता को लेकर है, ट्रिब्यूट टू पापा, जो मेरी बहुत पॉपुलर कविता है। ट्रिब्यूट टू पापा ये मैंने झोंक में लिखी थी 1970 में, 1971 में छपी थी। वो पूरी पुस्तक है राइटर्स वर्कशॉप से, ट्रिब्यूट टू पापा एंड अदर पोएम्स। क्योंकि वो कविता मैंने एक हिमाकत में लिखी थी कि पूरी तरह से, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मेरे अंदर होता था कि हर किसी को जला डालूं, काट डालूं, हर किसी को डैमेज करूं। एक मूड मेरे अंदर ऐसा भी था एक समय। तो मैंने वो कविता ऐसी लिखी थी कि जैसे अपने पिता को मैं हर्ट करने के लिए लिख रही हूँ, जो बहुत ख़राब बात थी। क्योंकि पापा तो मेरे हीरो रहे 24 साल तक, जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक पापा मेरे हीरो थे। बाद में मेरा हीरो बदला, और फिर बाद में जब रवि ने एक बार पापा से ये कहा था कि ये तो हर बात में पापा पापा करती रहती है, तो रवि पापा ने कहा कि चिंता न करो, मेरे साथ वो हर बात में रवि रवि करती रहती है, उन्होंने कहा। तो मेरा हीरो बदल गया जिसे कहना चाहिए। लेकिन मैंने पापा के बारे में जो कविता लिखी वो इतनी पॉपुलर हुई, कई जगह पाठ्यक्रम में अभी भी पढ़ाई जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वो थोड़ी सॉफ्ट करके लिखनी चाहिए थी, इतनी आक्रामक नहीं लिखनी चाहिए थी। और अंतिम सवाल, ममता कालिया अब क्या, आगे क्या? हाँ, अभी तो बहुत काम है अंजुम, इतने काम अभी मेरे पास है। शेष कथा तो लिख ही रही हूँ, 2 उपन्यास शुरू कर रखे हैं, दोनों अधूरे हैं और दोनों पे बारी बारी से मैं काम करती हूँ। आप 6 दशक से लिख रही हैं जी। इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है और इतना जॉली आप रहती हैं, मतलब युवाओं को देख के रश्क हो जाए तो मैं तो आप हमेशा ऐसी रहें, लेकिन कैसे? अरे मैं पढ़ती रहती हूँ लगातार, मैं युवा लेखन से बहुत ऊर्जा पाती हूँ। मैं नई नई किताबें पढ़ती रहती हूँ, मेरे पास बहुत किताबें आती हैं और मैं खरीदती भी हूँ बहुत किताबें, और मैं लगातार लिखने का प्लान बनाए रहती हूँ। कोई ना कोई बात अचानक फ्लैश कर जाती है और वो मुझे लगता है बस अभी ले डालूँ नोट कर। तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह से जीना, जैसे मैं जी रही हूँ मुझे वो अच्छा लग रहा है, जबकि बाकी लोग सोचते हैं कि ये बहुत गड़बड़ तरीका है जीने का। नहीं, आप जैसे जीती हैं आप वैसे जीती रहें, ऐसे ही जैसा आपका नेचर है, जिस तरीके से आप हंसमुख और खुश मिजाज हैं, आप वैसे ही रहें, आपसे हमें ऊर्जा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और संगत के इस कार्यक्रम में आप आए। बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हमने पुरस्कार नहीं वापस किया, इसलिए नहीं किया कि पुरस्कार वापस होता ही नहीं है। पुरस्कार आपको एक बार मिला है तो मिला। भोपाल की त्रासदी के बारे में सारे प्रगतिशील मित्रों ने कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, केदारनाथ के बारे में क्यों नहीं लिखी? अगर मुझे एक अच्छे नागरिक के रूप में पद्मश्री मिल गया तो इसमें सरकार की कोई कृपा नहीं है। शायद मैं अच्छा नागरिक हूँ। असल में मैं पंत जी के पास जाना चाहता था। उस दिन पंत जी के माली ने मुझसे कहा, वो गुड़ाई कर रहा था
उसने कहा कि बच्चे वो तो पंत जी तो पहाड़ गए हुए हैं। मैं समझता हूँ किसी व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वो किसी पार्टी का मेंबर बने और लेखक भी बने, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। जितने कवि हैं उन्होंने उक्तियाँ ही तो दी हैं हमें। क्या दिया है उन्होंने? उक्तियाँ दी। उन उक्तियों में से हम सौंदर्य लाते हैं। फादर के पास गया मैं कि मैं क्रिश्चियन होना चाहता हूँ, लेकिन देखिए क्रिश्चियनों को बदनाम किया जाता है। आज तो किया जाता है कि भाई वो लोगों को भड़काते हैं। और मैं तो खुद गया था बनने।